परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूं कि आपने इस व्यवस्था को प्राणवान बनाया। वरना आना मिलना कुछ इधर से कुछ उधर से और फिर बाय बाय, इस रिचुअल से बाहर इस व्यवस्था को निकाल करके इसमें प्राण भरने की कोशिश हुई है और समय की मांग के अनुसार उसमें पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, कोऑर्डिनेशन, इस पर अधिक बल दिया गया है। ये जो व्यवस्था विकसित हुई है और उसके मंथन में से जो अमृत प्राप्त हो रहा है, वो भविष्य में राष्ट्र की विकास यात्रा के रोडमैप को तैयार करेगा। उसमें ज्ञान और अनुभव के सामर्थ्य को जोड़ेगा और समय सीमा में परिवर्तन लाने के प्रयासों को बल देगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। प्राथमिक शिक्षा इंसान को जड़ों से जोड़ती है, लेकिन हायर एजुकेशन आसमान छूने के अरमान जगाती है। और इसलिए जितना महात्मा है प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से जीवन को तैयार करना, प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से जड़ों से जोड़ना, उतना ही हायर एजुकेशन के माध्यम से आसमान को छूने वाले अरमान कैसे जगे। अगर प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति घड़तर पर ज़्यादा बल देती है तो हायर एजुकेशन राष्ट्र घड़तर का आधार बनती है। राष्ट्र कैसे शक्तिशाली बनेगा, उसका एक रोडमैप, उसकी एक ब्लूप्रिंट इस कालखंड में तैयार होती है। और उस अर्थ में आप लोगों का योगदान, आपके द्वारा इंस्टीट्यूशंस का योगदान राष्ट्र के विकास की यात्रा को, राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को, समयानुकूल जिन ताकतों की आवश्यकता है उसको जोड़ने के लिए काम आता है। शायद इसके पूर्व की कोई शताब्दी ऐसी नहीं होगी जिस पर टेक्नोलॉजी का इतना प्रभाव रहा हो। एक प्रकार से पूरा समाज जीवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुआ है और तब जाकर के हमारे लिए भी आवश्यक होता है कि टेक्नोलॉजी के उस महात्म्य को स्वीकार करते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे आगे बढ़े, हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर बल कैसे दें। और ये करना है तो हमें इनोवेशन को बल देना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ मिलियन चैलेंजेस आर देयर, लेकिन जैसा भी बताया गया कि बिलियंस माइंड आर आल्सो देयर। लेकिन जब तक वो माइंड इनोवेशन के साथ नहीं जुड़ता है, वो अगर सिर्फ उपभोक्ता ही बना रहता है
तो मैं नहीं मानता हूं कि इतने सारे माइंड को हम खुराक भी दे पाएंगे। उसको जो दिमागी खुराक चाहिए वो भी नहीं दे पाएंगे। और इसलिए हम भाग्यवान हैं, हमारे पास बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड है, लेकिन जब तक हम इनोवेशन के लिए कोई अगर हम प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज नहीं करते हैं, तो कभी कभी विचार धरे के धरे रह जाते हैं। और इसलिए सपनों को साकार करने का एक मार्ग होता है इनोवेशन। हमारी इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन को प्राथमिकता देने में कितनी कामयाब हो रही है। अब आज ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, ये सारे इश्यूज की चर्चा हो रही है दुनिया में। कुछ लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय है, तो कुछ लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक मार्केट का कारण है। उन्होंने इसको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की सोची है। वे चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दुनिया के मार्केट को कैप्चर करेंगे। भारत जैसे देश के लिए आवश्यकता बन जाती है कि हम भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए क्या वो इनोवेशन दुनिया के सामने ला सकते हैं कि जो अच्छा भी हो, सस्ता भी हो और सामान्य मानवी के जीवन के साथ सहजता से एडप्टेबल हो। अगर ये व्यवस्थाएं हम विकसित करते हैं तब तो ये बिलियंस ऑफ बिलियन पीपल एक कदम चल करके भी क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते हैं। आज दुनिया में एक कल्चर डेवलप हुआ, थ्रो अवे कल्चर, लेकिन दुनिया ने संकट जो पैदा हुआ है उसके कारण अब थ्रो अवे कल्चर्स के चिंता का कारण बना है। और उसके कारण रीयूज कैसे करना, रिसाइकल कैसे करना, इस पर मंथन चल रहे हैं। भारत जैसा इतना बड़ा देश, हम वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट करने के लिए क्या इनोवेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 50 मिलियन मकान बनाने हैं। आज जिस मटेरियल के आधार पर मकान बना रहे हैं, क्या हम उतने मकान बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं? हम जानते हैं इन दिनों नदी की रेत, बालू स्मगलिंग होता है। एक राज्य दूसरे राज्य में स्मगल करता है क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन के लिए रेत उपलब्ध नहीं है। एनवायरनमेंट के कारण भी ऐसे हैं कि रेत लेना भी मुश्किल होते जा रहा है। तब जाकर के हमारे इनोवेशन के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम मकानों की रचना में किस मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे जो हमारे पास वेस्ट पड़ा होगा, वही वेल्थ क्रिएशन का कारण बनेगा। हम इनोवेशन को कैसे लाएं? हम कभी कभी बाहरी या उधारी चीजों को तुरंत अडॉप्ट कर देते हैं। जिस जगह पर मुश्किल से सप्ताह में एक आध दिन सूरज के दर्शन होते हैं, वो जब मकान की रचना करेगा तो चारों तरफ शीशे लगाएगा ताकि कहीं से एक किरण मिल जाए तो चली ना जाए, मेरे नसीब में आ जाए। लेकिन हम भी अगर वैसा करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक कर्टन लगाओ, 2 कर्टन लगाओ, 5 कर्टन लगाओ, टेम्परेचर यानी हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आर्किटेक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आर्किटेक्चर को डेवलप नहीं करते हैं और हम बोरो की हुई व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे तो शायद हम ही संकट को बढ़ाने के लिए हिस्सेदार बनेंगे। और इसलिए साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। ये जब तक हम एम्फेसाइज नहीं करते हैं। अब मान लीजिए मुझे आसाम के अंदर पानी निकालना या पानी पहुंचाना है, तो मैं 50 बार सोचूंगा कि मुझे स्टील की पाइप की जरूरत है क्या वहां। और मेरा आंसर है कि स्टील की पाइप के बिना
बाम्बू को पाइप में कन्वर्ट कर करके पानी पहुंचाया जा सकता है और स्टील से उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य है कि मुझे अगर वहां बाम्बू से काम चलता है तो मुझे स्टील ले जाने की जरूरत क्या है। और इसलिए समाज जीवन की जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं उसको हम कैसे उस प्रकार से उपयोग करें। हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं क्या। एक वेबसाइट आज इम्प्रिंट की हमारे सामने आई है। हम एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार करें जो ग्लोबली इस प्रकार के सहज प्रयोग हो रहे हैं उनको हम इनवाइट करें, हम उस पर सेमिनार करें, चर्चा करें और उसमें से कुछ चीजें हो सकता है हमारे लिए स्पार्किंग पॉइंट बने, हमें कुछ करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं क्या। अगर हम इस प्रकार से लोगों को जोड़ते हैं, अधिक प्रयास करते हैं तो परिणाम मिलता है। हमारी इंस्टीट्यूशंस, आज हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं किस प्रकार से आते हैं, एक चिंता का विषय है कि ज्यादातर स्टूडेंट हमारे पास अब जो पहुंच रहे हैं वे एंट्रेंस एग्जाम कैसे पार करना उसी में उनकी मास्टरी होती है। वे उस प्रकार के क्लासेस को अटेंड करते हैं जो आपको एग्जाम पार कराने का रास्ता दिखाती है और उसके कारण हम उसकी रियल टैलेंट और कैपेबिलिटी से अनभिज्ञ रह जाते हैं। वो एडमिशन ले लेता है और उसको मालूम है कि हमारा देश ऐसा है कि एक बार पाइपलाइन के इस दौर पे अंदर प्रवेश कर गया तो दूसरी तरफ निकलना ही निकलना है, बाद में बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई एक आईएएस अफसर 24 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम पास कर लिया, अंदर आ गया तो उधर सेक्रेटरी बनकर ही निकलेगा। ये जो स्थिति है और इसलिए हमें लगातार हमारे यहाँ रैंकिंग करने की पद्धति बदल सकते हैं क्या, वरना हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं। समाज का है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो हमारे काम ना आए, उसका तो गुजारा कर लें, लेकिन वो खुद का गुजारा तो टीचर बन के भी कर लेता। आज हमारा देश इतनी बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। देश का बहुत बड़ा बजट डिफेंस सेक्टर में लगा है। क्या मेरे देश की टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वो रिसर्च और इनोवेशन में लीड नहीं कर सकते कि जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है उसमें सबसे बड़ी ताकत है टैलेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। उस ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी इतनी हो कि दुनिया के किसी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हैं उसको पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि भाई द बेस्ट टैलेंट इज हियर, मैं मैन्युफैक्चरिंग में करूंगा और मुझे अगर चीप टैलेंट मिल जाती है तो मैं ग्लोबल मार्केट के अंदर एफोर्डेबल रूप में खड़ा हो जाऊंगा, मैं मार्केट में खड़ा हो जाऊंगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर मेरे देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए इतना इंपोर्ट है, अगर मेरी इतनी इंस्टीट्यूशंस मिलकर के तय करें कि अब हिंदुस्तान के 10 साल के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में हम 50% कम कर देंगे। मैं समझता हूं भारत सरकार को जितना बजट बचेगा इसी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देने में कोई हर्ज नहीं होगा। कितना बड़ा फायदा होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और इसलिए हम लोगों को जब तक ये हम नहीं सोचते कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, आज सोलर एनर्जी की तरफ सबका ध्यान गया है। 175 गीगावाट बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान है। दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति के साथ जब भारत 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है तो 5 मिनट तो समझ नहीं पाता है कि मैं मेगावाट बोल रहा हूं गीगावाट बोल रहा हूं। उनको अचरज हो रहा है, क्या कोई देश इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकता है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करें, हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, सोलर के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हम नए इनोवेशन कर करके हम मैक्सिमम पावर जनरेशन की दिशा में कैसे जा सकते हैं, हम उसको और कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं,
हम कितनी बड़ी देश की सेवा कर सकते हैं। अभी मैं एक साइंस मैगजीन देख रहा था, पढ़ तो पाता नहीं हूँ ज़्यादा, तो उसमें एक चीज़ मेरे ध्यान में आई। एक प्रयोग चल रहा है विंड एनर्जी के संबंध में। तो जो विंड टर्बाइन्स हैं, अब वो हवा में जो ह्यूमिडिटी है उसको भी कैप्चर कर रहे हैं। अब वो विंड के कारण पावर तो जनरेट करते हैं, लेकिन उसी व्यवस्था से वो ह्यूमिडिटी को कैप्चर करके उसमें से पानी में कन्वर्ट करते हैं। और एक विंड मिल 24 घंटे में 10,000 लीटर स्वीट वाटर हवा में से लेकर के दे सकता है। मतलब कि मान लीजिए रेगिस्तान के इलाके के गांव है, अगर वहां हमारे ऐसी विंड में लगती है जहां विंड वेलोसिटी भी है, और अगर मैं 10,000 लीटर स्वीट वाटर देता हूं, मतलब मैं हेल्थ के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूं, जीवन जीने की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाता हूं। क्या मैं मल्टीपल एक्टिविटी वाली मेरी टेक्नोलॉजी, एक में से अनेक लाभ, इस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं। और हमारे पास हमारे नौजवान दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो इस प्रकार के पराक्रम कर सकते हैं। क्या हम भारत में वो अवसर दे सकते हैं? हमारी सभी इंस्टीट्यूशंस वे अपने इन हाउस इंक्यूबेशन सेंटर को कैसे डेवलप करें और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को उसको पार्टनरशिप कैसे दी जाए, ताकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो आवश्यकता है, जो कमर्शियल में जाने वाले हैं, अगर इंक्यूबेशन सेंटर विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा और ये तीनों का अगर मेलजोल होगा, तो मैं समझता हूं कि हम नए नए रिसर्च के लिए, कमर्शियल फील्ड में जाने के लिए तुरंत निर्णय कर सकते हैं और एक दूसरे को बल दे सकते हैं। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रॉ मटेरियल हमारे हैं, ऐसा हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इतना स्ट्रांग हमारा बेस है कि हम मेक इन इंडिया के लिए दुनिया में क्लेम कर सकते हैं। और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, हम जिन विषयों पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, गैस बेस्ड इकोनॉमी की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। अगर गैस बेस्ड इकोनॉमी की दिशा में मेरा देश आगे बढ़ रहा है, तो मुझे छोटे से गांव में भी गैस से संबंधित जो टेक्नोलॉजी, रिपेयरिंग, पाइप रिपेयरिंग, सेफ्टी मेजर्स, इसके लिए छोटे छोटे लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या हमारी इंस्टीट्यूशन आखिरी छोर पर हमें किस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चाहिए, उसका सिलेबस तैयार करके स्किल डेवलपमेंट करने वाली इंस्टीट्यूशन तक उसको लिंकेज करे, तो मेरी यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल लोगों को तैयार करेगी, मेरी यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट साइंटिस्टों को तैयार करेगी, टेक्नीशियंस को तैयार करेगी, लेकिन बैकअप के लिए मुझे जिस प्रकार के ह्यूमन फोर्स की जरूरत होगी वो भी साइमल्टेनियस तैयार होगा। कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन हमारा काम टुकड़ों में होता है। जब तक हम होलिस्टिक अप्रोच नहीं करते, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं करते हैं, तब ये टुकड़ों से जब व्यवस्था बनती है तो हमारी कठिनाई बढ़ जाती है। और इसलिए हमारे लिए ये भी आवश्यकता है। दूसरी प्रकार से कोई देश इन आइसोलेशन नहीं चल सकता, उसी प्रकार से कोई एक इंस्टीट्यूशन इन आइसोलेशन नहीं चल सकती। हमारे लिए आवश्यक है कि समग्र दुनिया कहाँ जा रही है, उस दुनिया में हम कहाँ जा सकते हैं, उस जगह पे पहुंचने के लिए हमारे वेज एंड मीन्स क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, और उसमें हम 5 ईयर प्लान बना करके, 10 ईयर प्लान बना करके इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। हम इतना पहुंचेंगे तब तो जाकर के होगा। अदरवाइज मुझे याद है, मैं जब नया नया गुजरात में सीएम बना तो मेरा फोकस था ITIs, एक प्रकार के वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का शिशु मंदिर है, बाल मंदिर कह दीजिए। मैंने उस पर फोकस किया तो मैं हैरान था, वहाँ पर जो ऑटोमोबाइल के कोर्सेज थे वो कोर्सेज चल रहे थे जो गाड़ियाँ बनती ही नहीं है। अब कार वैसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका स्टूडेंट बेचारा एडमिशन लेकर के 1 साल भर उन चीज़ों को पढ़ता है। यानी कि हमें ये बदलाव लाने के लिए आप जहाँ पर हैं वहाँ से पीछे क्या हो सकता है, आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये जो इम्प्रिंट के माध्यम से आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसलिए
हम एक नए विजन से, लंबी सोच के साथ इन चीज़ों को कैसे करें। और हम लोग भाग्यवान हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी स्वयं में अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। कोई मुझे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने का आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा मेरा फायदा है राष्ट्रपति जी के निकट जाने का। जब मैं मिलता हूं, ज्ञान का भंडार होता है। मैं सच बताता हूं जी, इतनी चीजें बारीकी से बताते हो, उसके साथ उनका एक्सपीरियंस होता है। आप लोगों के सीधा सीधा उनका मार्गदर्शन है, आपको उनके मार्गदर्शन में आप लोगों को काम करना है। मैं नहीं मानता हूं कि अब कोई हमें रोक सकता है। स्काई इज द लिमिट। अब आप राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसार, इच्छा के अनुसार चीज़ों को करेंगे। मैं मानता हूं राष्ट्र लाभान्वित होगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे आप सबके बीच आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।